तो अभी तक हमने जो देखा है लिमिट में, हमने देखा कि भाई 6 फॉर्म में से 0/0 हो गया, एक इनफाइनाइट इंटू जीरो था, है ना, एक आपका इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट था। इस तरीके की कुल 7 टर्म्स हैं। वो सातों टर्म्स मैंने आपको लिखा दी है और मैंने आपको बोला था कि इनडिटर्मिनेंट टर्म्स होंगी। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि इनडिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट और अनडिफाइंड, इन दोनों तीनों में अंतर क्या है। इस चीज को हम देखेंगे क्योंकि इस छोटे से अंतर के ऊपर ही लिमिट का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। ये जो लिमिट का हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट मतलब जिसको देख करके कॉमन सेंस से हम जिसका आंसर नहीं बता सकते। जैसे अब अगर मैं बोलता हूँ 2 × 4, आपको पता है 8 है, इसको तो इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। इस टाइप की जो टर्म्स होंगी, इसको आप कॉमन सेंस से देख करके अंदर अंदाजा नहीं लगा सकते। इसको आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। अगर ये हमारा पूरा चैप्टर किसके अबाउट है ना, इनडिटर्मिनेंट टर्म को, इनडिटर्मिनेंट टर्म जो होगी, इसको हमको डिटर्मिनेंट टर्म में कन्वर्ट करना है। हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ही इसी बात पे ही डिपेंड करेगा कि हम कैसे इनडिटर्मिनेंट टर्म को डिटर्मिनेंट टर्म में कन्वर्ट करते हैं। यही हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। तो जस्ट पहले में देख लेते हैं। अब ये जो बात होती है ना लिमिट को आइडेंटिफाई करना, सर ये होता कैसे होगा, कैसे किसी की लिमिट आ जाती है जब डिटर्मिनेंट ही टर्म है, तो कैसे उसका आंसर आ जाता है। तो देखिए मैं आपको एक रफ व्यू देते हैं थोड़ा सा। जैसे सपोज मेरे पास a इंटू बी इक्वल टू सी है ना। अब हमारे पास क्या है, जो मैंने 7 टर्म आपको बताई, लाइक 0/0। देखिए 0/0 ये डॉट जीरो नहीं है, ये जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है, इधर भी जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है। इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर रहा है, ये इधर भी इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर रहा है। इनफाइनाइट की तरफ ये भी, देखिए इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड ही करेगा हमेशा, क्योंकि डॉट इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं है ना। ये 1 इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड करना, 0 ये भी जीरो की तरफ ट्रेंड करे, ये भी जीरो की तरफ ट्रेंड करे। तो ये जो ट्रेंडिंग वैल्यू है इनकी, इसकी ट्रेंडिंग वैल्यू क्या है, इसकी ट्रेंडिंग वैल्यू है ये दोनों, ये सारी टर्म्स दो फोर्स जैसे हैं। ये न्यूमरेटर का फोर्स, ये डिनोमिनेटर का फोर्स है। ये न्यूमरेटर का फोर्स है, इसमें जो फोर्स ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है वही आंसर को अपनी तरफ खींच के ले जाता है। फिजिक्स का रूल होता है ना, जो फोर्स जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है ऑब्जेक्ट उसी की डायरेक्शन में मूव करता है। तो कुछ कुछ वैसा ही है यहाँ पे। अब वो कैसा है वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि सारा चैप्टर इसी के ही अबाउट घूमेगा हमारा। जैसे सपोज a इंटू बी में इक्वल टू सी लिखता हूँ। अब अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास a क्या है, मेरे पास कोई फंक्शन है, मतलब कोई फंक्शन मेरे को दिया होगा, उसको मैंने a और b अलग अलग फंक्शन में ब्रेक कर दिया। अब मैं दोनों की ट्रेंडिंग वैल्यू देखता हूँ कहाँ कहाँ पे। तो सपोज इधर ये मेरा जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है, इधर मेरे पास ये 5 की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। भाई ये 5 है, 5 क्या है मेरे पास, एक कांस्टेंट क्वांटिटी, उसकी तरफ ट्रेंड कर रहा है। ये मेरे पास जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो 200% आपका जीरो की तरफ ही ट्रेंड करेगा। देखिए मैंने जीरो नहीं लिखा है, मैंने कहा है जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है, डॉट जीरो नहीं लिखा है मैंने, जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है। हाँ, जीरो की तरफ कहां से ट्रेंड कर रहा है ये प्रश्न उठ सकता है, पॉजिटिव से ट्रेंड कर रहा है नेगेटिव से। अगर पॉजिटिव से कर जाएगा तो ये जीरो प्लस हो जाएगा, नेगेटिव से कर जाएगा तो ये जीरो माइनस, जिसको माइनस एच और प्लस एच बोलते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए ये मेरा 2 की तरफ ट्रेंड कर रहा है, ये मेरा 3 की तरफ ट्रेंड कर रहा है। अब ये मेरा किधर की तरफ ट्रेंड करेगा, ये 6 की तरफ ट्रेंड करेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये है मेरे पास, अब ये जीरो की तरफ ये ट्रेंड कर रहा है, इधर ये मेरा जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो ये कहाँ ट्रेंड करेगा, ये जीरो की तरफ ट्रेंड करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। तो ये सब है मेरी डिटर्मिनेंट फॉर्म। इसको भी डिटरमाइंड किया जा सकता है, इसे भी डिटरमाइंड किया जा सकता है, इसे भी डिटरमाइंड किया जा सकता है ना। अब मान के चलिए एक और एग्जाम्पल, ये a डॉट बी इक्वल टू सी है, ये केस 1 है, ये केस 2। ये मेरा 1 की तरफ ट्रेंड कर रहा है, ये मेरा 7 की, मतलब कोई फंक्शन है x इक्वल टू ए पे मैंने बोला, तो x इक्वल टू ए पे मान के चलते हैं कि मेरा जो फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ भी रहेगा, यहाँ पे ब्रेक हो रहा होगा। तो ये x इक्वल टू, ये मेरे पास a रहेगा, तो इस पर ही सपोज ये 1 की तरफ ट्रेंड कर रहा है, ये a का मतलब ये इधर ये 1 की तरफ ट्रेंड कर रहा है। दूसरा मेरा b कोई फंक्शन होगा, वो 7 की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो इनकी लिमिटिंग वैल्यू 7 की तरफ ट्रेंड कर जाएगी, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगला इसी तरीके से अब मैं बोलता हूँ ये इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर रहा है, इधर ये 2 की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो इसका प्रोडक्ट है वो इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर जाएगा। ये इनफाइनाइट, ये 2 है, ये इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड करेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये है मेरे पास इधर भी इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर रहा है,
और ये भी मेरा इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो भी इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड करेगा। ये लॉजिकली बात कर रहे हैं हम सब लोग। सपोज मैंने किसी भी गिवन क्वेश्चन को मैंने ए और बी में ब्रेक कर दिया, आपने इसको चेक किया, इसको चेक किया, तो अंदाजे से आप बता सकते हैं कि ये भी फाइनाइट नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, ये भी फाइनाइट नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, तो इनका प्रोडक्ट होगा वो फाइनाइट इंटू फाइनाइट, जैसे 1.7 इस पर ट्रेंड कर जाएगा। ये इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर गया, ये फाइनाइट पे ट्रेंड कर गया, तो आंसर 2 इंटू इनफाइनाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी इनफाइनाइट पे कर गया, ये भी इनफाइनाइट पे कर गया, तो इनकी ट्रेंडिंग वैल्यू इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर जाएगी, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। धीरे धीरे देखते जाइए, जब सब प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर कुछ चैप्टर क्यों पढ़ा जा रहा है। आप देखिए प्रॉब्लम डेवलप कहां होगी इसमें। मान के चलिए ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी पर जा रहा है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, ये जो मैंने आपको बताया, इसमें देखिएगा आप, या इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट तक तो फिर भी ठीक है, वो तो इनफाइनाइट भी करेगा। मैं दूसरा आपके सामने लेता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इनका प्रोडक्ट सी आ रहा है। ये मेरा जीरो की तरफ ट्रेंड कर गया, ये मेरा इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर गया, ठीक है ना। अब जीरो की तरफ ट्रेंड कर गया, इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर गया ये। अब इसका आंसर ये कहां पे ट्रेंड करेगा, तो ये बच्चे आप में से कुछ बोलेंगे जीरो पे ट्रेंड करेगा, गलत बात है, नहीं हो सकता ऐसा। कुछ बच्चे बोलेंगे इनफाइनाइट पे ट्रेंड करेगा, तो ये भी गलत है। एक्चुअली अब हम इसको देख के नहीं बता सकते, यही हमारा चैप्टर, यहां पे ही हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ। क्यों हमने लिमिट नाम के एक टॉपिक क्यों हम डिफाइन किया, पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी इसको, तो वो इस तरीके की प्रॉब्लम में किया। अब सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम देखिए, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ आप। अब मैं आपसे पूछूं, ये ए कुछ भी होगा मुझे पता नहीं है, मैंने इस ए से पूछा भाई ए आप आंसर किधर की तरफ पुश करेंगे, तो ये बोलेगा भाई मैं तो जो भी मेरे से मल्टीपल होगा उसको जीरो कर दूंगा। मैंने बी को पूछा, मैंने कहा बी आप आंसर को कहां ट्रेंड करेंगे, ये इनफाइनाइट है, ये बोलेगा मेरे पास जहां आंसर होगा मैं उसको इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर दूंगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये कि इन दोनों में से जिसका फोर्स ज्यादा है आंसर उसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। सर फोर्स ज्यादा होने का मतलब क्या है, तो देखो फोर्स का मतलब, मैं ए इसी को ही मैं एलिब्रेट कर रहा हूं, ये मेरे पास बी है और ये इसका प्रोडक्ट मेरे पास सपोज सी है, तो इसके ऊपर देखिए ये जो जीरो पे मान लो चलो ऐसे ट्रेंड कर रहा है, पहले 100 था, मतलब कैसे बात करूं, कोई फंक्शन होगा ये x इक्वल टू ए पर मैं इसकी ट्रेंडिंग वैल्यू देख रहा हूं, जैसे जैसे पास आता जा रहा हूं, तो पहले कभी 100 होगा, फिर 100 से अब ये जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है ना, जीरो की तरफ ट्रेंड मान के चलो ट्रेंडिंग वैल्यू ये 10 हो गया, फिर 1 हो गया, ये 10 की पावर -1 हो गया, ये 10 की पावर -2 हो गया, तो इसकी ट्रेंडिंग वैल्यू क्या है, ये 10 के डिवीजन में ट्रेंड कर रहा है, मतलब पहले 100 था, फिर 10 रह गया, फिर 1 रह गया, फिर 1/10, 1/100, आगे देखेंगे तो फिर आगे देखेंगे तो कितना 10 की पावर -4 हो जाएगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा, इस तरीके से जीरो की तरफ जा रहा है ये। मगर बी का बिहेवियर अगर मैं मान के चलूं, सिंपल सा बिहेवियर, ये 2 है मान लो, ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, फिर ये इधर मेरे पास 3 की तरफ जा रहा है, मेरे पास ये चला गया 4 पे चला गया, ये 1 से ही 5 की तरफ, ये 6 की तरफ, ये 7 की तरफ, ये 8 की तरफ। आप बताइए किसका फोर्स ज्यादा है, किसका फोर्स ज्यादा है, आप बताइए। देखिए आंसर मल्टीपल में 200 आ गया, इधर की देखूंगा तो इधर मेरे पास 30 आ जाएगा, इधर देखूंगा तो 4 आ जाएगा, इधर मैं देखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5/10 आ जाएगा, इधर बेटा देखूंगा तो कितना जाएगा 6/10। आंसर कीजिए किसका फोर्स ज्यादा है, इधर देखूंगा तो ए का फोर्स या बी का फोर्स, ये मेरे पास 10 की पावर 4 और इधर देखूंगा तो 10 की पावर 10 ऐसे कुछ आंसर आएगा। आप बताइए ए का फोर्स ज्यादा है या बी का फोर्स, मतलब फोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रेंड कौन ज्यादा तेजी से कर रहा है, बी ज्यादा इनफाइनाइट को अच्छे से अप्रोच कर रहा है तेजी से, या ए जीरो को ज्यादा तेजी से अप्रोच कर रहा है, प्लीज आंसर कीजिए। ए का फोर्स ज्यादा है, मतलब ए की ट्रेंडिंग स्पीड से है, या बी ज्यादा स्पीड से ट्रेंड कर रहा है, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। ए ज्यादा तेजी से ट्रेंड कर रहा है, बी ज्यादा तेजी से ट्रेंड कर रहा है, रिप्लाई कीजिए। ओहो, किसी बच्चे का मैसेज आया, रुकिए, किसी बच्चे का मैसेज आया, मैं मैसेज पढ़ता हूँ। सर ए की ट्रेंडिंग वैल्यू, ए ज्यादा तेजी से ट्रेंड कर रही है, यस भक्ति, भक्ति हाँ सर। ए ज्यादा तेजी से ट्रेंड कर रहा है, बी ज्यादा तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जवाब दो। ए। ए ज्यादा तेजी से ट्रेंड कर रहा है ना। अब आप बताओ, आप मुझे बताइए सी कहां पे ट्रेंड कर रहा है। ये सी मेरा 200 हो गया, 3 हो गया, 30 हो गया, 4 हो गया, 5/60, 6/100, 7/10,000 और फिर 8/10⁶। ये सी मेरा कहां की तरफ ट्रेंड कर रहा है, आप बताइए सी कहां जा रहा है ये मेरा, क्या ये सी मेरा जीरो की तरफ नहीं जा रहा है क्या,
ये मेरा जीरो की तरफ नहीं जा रहा, देखिए कम होता जा रहा है। पहले 200 था, फिर 30, 4, फिर और छोटा और छोटा और छोटा, ये तो जीरो की तरफ ट्रेंड कर गया। मतलब ये आंसर कौन, ये फोर्स, ये जो सी था वो किसके साथ चला गया, ए के साथ। मतलब अगर मैं बात करता हूं कि ए मेरा जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है तो बी मेरा इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि जीरो की तरफ आंसर ट्रेंड करेगा। क्यों कर गया इस केस में, क्योंकि इसकी ट्रेंडिंग जो थी वो ज्यादा स्पीड से थी, इसलिए आंसर को ये अपने साथ लेके चला गया। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने, इसी टाइप का दूसरा एग्जाम्पल, उसमें बी का फोर्स ज्यादा होगा। अब आप देखिए, ये ए है, ये बी है, और ये बेटा इधर ये मान के चलो सी है। अब एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ये 100 है, ये 10 है, ये आपके पास 1 है ना, और ये आपके पास सपोज 10 की पावर -2 है, ये 10 की पावर -4 है, ये 10 की पावर -6 है। मतलब ये इसका फोर्स इतना ही है। इधर मैं लेता हूं, अब ये हो गया मेरे पास 10 की पावर 4, ये हो गया मेरे पास 10 की पावर 7, ये हो गया मेरे पास 10 की पावर 10, ये हो गया मेरे पास 10 की पावर 13, ये हो गया मेरे पास 10 की पावर 16, ये हो गया मेरे पास 10 की पावर 19। अब प्रोडक्ट देखना, प्रोडक्ट ये कितना है, 10 की पावर 6, ये मेरे पास प्रोडक्ट कितना है, 10 की पावर, ये कितना आएगा, 10 की पावर, ये 4 था बेटा, अरे क्या कर रहा हूँ, ये 4 है, तो ये 4 है, तो यस ये 10 की पावर 6 ही तो होगा, 6 हो गया। चलिए, है ना, आगे अगर देखें तो ये मेरे पास 10 की पावर 6, ये हो गया मेरे पास 10 की पावर, यहाँ थोड़ा सा और, ये 10 की पावर आप 2 ले लीजिए, है ना, ये इधर 10 की पावर और तेज कर देते हैं इसका फोर्स, 10 की पावर इसको 11 कर दीजिए, इनको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, और मतलब इसकी स्पीड, ये 10 की पावर आप 17 कर दीजिए, ये 16, और ये 10 की पावर 20 कर दीजिए। अब देखिए इसका प्रोडक्ट, ये 10 की पावर कितना हो गया, अब 8 हो गया, ये 10 की पावर ये 11 हो गया, इसकी बात करें तो ये 10 की पावर 15 हो गया, ये 11 है ना, इसकी बात करें तो ये 10 की पावर कितना हो गया आपका, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा 12 हो गया। इधर देखिए तो ये 10 की पावर कितना हो गया आगे जाकर के, ये 10 की पावर आपका 14 हो गया। अब देखिए मैं इसको बढ़ाता जाता हूँ, बढ़ाता जाता हूँ, बढ़ाता जाता हूँ, देखिए कॉन्स्टेंटली नंबर, हालांकि बीच में वेरी जरूर कर रहा है, मगर आप देखिए ओवरऑल अगर मैं इसमें देखूंगा तो ये किधर की तरफ पुश हो रहा है, ये आंसर मेरा इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे जाते जाएंगे तो ये जीरो के पास जाएगा, मगर ये और तेजी से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, यहाँ पर इसका फोर्स ज्यादा है, तो ये आंसर को कहाँ लेकर चला गया, इनफाइनाइट की तरफ। एक ही केस है, इधर ए जो है उसकी स्पीड है वो ज्यादा है, तो आंसर जो है वो जीरो के साथ चला गया। इधर जो है वो बी की स्पीड ज्यादा है, इनफाइनाइट पर अप्रोचिंग स्पीड ज्यादा है, तो आंसर जो है वो इनफाइनाइट के साथ चला गया। तो क्या मैं ये बात मान के चलूं कि जीरो इंटू इनफाइनाइट वाली जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है उसका आंसर या तो जीरो जाएगा या फिर इनफाइनाइट जाएगा, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है, अब एक तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप, ए इंटू बी और ये सी, है ना, मतलब a इंटू बी इंटू सी। अब देखिए ये है सपोज मेरे पास 100, इधर मैं मान के चलता हूँ ये 10 ले लो, इधर ले लीजिए 1, इधर 10 की पावर -1 और ये 10 की पावर -2, इतना ठीक है। ये 7, ये 70, ये 700, ये 7000, और ये 7, 1 2 3 4, ये 70,000। इस देखिए ये डिक्रीज कर रहा है 10 के डिवीजन में, और ये डिक्रीज कर रहा है 10 के मल्टीपल में। अब देखिए आप कितना आया, 700, ये कितना आया 700, ये कितना आया 700, ये कितना आया 700, और ये भी कितना आया 700। देखिए कांस्टेंट आ गया। तो एक्चुअली अगर मैं जीरो इंटू इनफाइनाइट की बात करता हूं तो ये इनडिटर्मिनेंट क्यों है, क्योंकि इसका आंसर पूरी तरीके से इसके और इसके बिहेवियर पे डिपेंड कर गया। इनके जीरो और इनफाइनाइट पे ट्रेंड करने की स्पीड कितनी है, इसके ऊपर आंसर आपका डिपेंड कर गया। इसलिए इसको इनडिटर्मिनेंट टर्म बोला जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आंसर किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं 2 इंटू इनफाइनाइट की, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, ये तो इनफाइनाइट पे ही जाएगा, चाहे इसकी 2 पर स्पीड पकड़ने की कितनी भी कम क्यों ना हो या कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, ये तो इनफाइनाइट पे जाएगा, या फिर इसकी इनफाइनाइट पे अप्रोच करने की स्पीड कितनी भी स्लो क्यों ना हो, यहाँ पर हमको देखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं जीरो इंटू
और ये 5 कर दूं, ये 0 पे ट्रेंड कर जाए, ये 5 पे ट्रेंड कर रहा है। अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है ये 5 पे कितनी भी तेजी से अप्रोच क्यों ना करे, या फिर ये 0 पे कितना भी धीमे अप्रोच क्यों ना करे, आंसर इसका 0 ही आएगा। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू होगी ना, हम यहाँ पर यही चेक करेंगे फंक्शन कितनी तेजी से अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर पूरी तरह आपका आईक्यू है, कौन कितने अच्छे मेथड लगाता है। हालांकि हम यहाँ पर मेथड लगाएंगे, कुछ फॉर्मूलाज भी होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूलाज लग जाएंगे, कुछ आपके पास मैनिपुलेशंस भी होंगे, सीरीज भी लगेगी। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, उसके भी कई फॉर्मूलाज लगेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का तो बहुत यूज आएगा यहाँ पे बल्कि, है ना। बाकी इसलिए ये इंडिटर्मिनेंट टर्म है 0 इंटू इनफाइनाइट। चलिए, है ना, आगे देखते हैं, है ना। तो कुल मिला के क्या हुआ, 0 इंटू इनफाइनाइट। मेरी बात सुनना बेटा, ये मेरे पास है इनडिटरमिनेंट। इनडिटरमिनेंट का मतलब ये नहीं है कि इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, 0 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, या कांस्टेंट भी हो सकता है। तो हमारा चैप्टर इसी के अबाउट है कि आपको इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लिया जाएगा, मगर इसी की तरह इसी के साथ अगर मैं ये बोल दूं ये 0.0 और मैं ये बोल दूं ये इनफाइनाइट, देखिए इनफाइनाइट पे मैं डॉट इनफाइनाइट नहीं बोल सकता, मैं डॉट इनफाइनाइट नहीं बोल सकता यहाँ पे। क्यों? इनफाइनाइट पे हमेशा ट्रेंड ही करता है, डॉट इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है। ये मेरे पास 0 है, ये तो मेरे पास डिटर्मिनेंट है, बिल्कुल ये तो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये मतलब समझिए, 0 की तरफ टेंडिंग और ये डॉट 0, अंतर है इन दोनों में। ये तो सिंपल है, तो आंसर 0 ही होगा यहाँ पे, है ना। और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आंसर, ये इनडिटर्मिनेंट वैल्यू, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका स्पीड या फिर इनके फोर्स को चेक करना पड़ेगा, कौन कितनी ज्यादा से अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गई ना बात। जैसे सपोज अगर 5 पर न्यूमरेटर 5 पर आपका जो है वो ट्रेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर आपका 4 पे ट्रेंड कर रहा है, तो ये आंसर कहाँ पे जाएगा, अगले जो क्वेश्चन आने वाले। न्यूमरेटर पे आपने लिमिटिंग वैल्यू 5 आ गई, डिनोमिनेटर की ये जो लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं ना वो अप्रोचिंग वैल्यू, इसका मतलब यही है। सपोज कोई एक एग्जाम्पल है आपके पास में, न्यूमरेटर 5 पर जा रहा है और डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसका आंसर यस 5/4 होगा, लिमिटिंग वैल्यू 5/4 होगी इसकी। इसी तरीके से अगर न्यूमरेटर आपका 0 पे ट्रेंड कर रहा है और डिनोमिनेटर आपका 8 पे ट्रेंड कर रहा है, तो यस ये आंसर आपका 0 पे ट्रेंड कर जाएगा, ये आपका डिनोमिनेटर अगर आप न्यूमरेटर अगर इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर आपका 2 पर ट्रेंड कर रहा है, तो ये जो आंसर है आपका बिल्कुल इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर आपका 3 पे ट्रेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर आपका इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर रहा है, तो पूरा का पूरा आंसर यस किस डायरेक्शन में ट्रेंड करेगा, कहाँ जाएगा ये। सपोज आपने कोई लिमिटिंग वैल्यू निकाली, ऊपर न्यूमरेटर की लिमिट 3 आ गई, डिनोमिनेटर की लिमिट इनफाइनाइट आ गई, तो ये जो पूरा आंसर है वो कहाँ पे ट्रेंड करेगा, कहाँ पे ट्रेंड करेगा बताइए भक्ति, कहाँ पे ट्रेंड करेगा पार्थ। न्यूमरेटर आपका 3 पे ट्रेंड कर रहा है, 0 पे। ये 0 पे ट्रेंड करेगा। अरे समथिंग कांस्टेंट अपॉन इनफाइनाइट है ना, ये इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है, तो आंसर कहाँ पे ट्रेंड करेगा, 0 पे ट्रेंड करेगा ये आपका। इसी तरीके से ऊपर इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर जाए, नीचे 0 की तरफ ट्रेंड कर जाए, तब ये कहाँ पे ट्रेंड करेगा। न्यूमरेटर आपका इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर आपका 0 पे ट्रेंड कर रहा है, ये कहाँ पे ट्रेंड करेगा। तुम शांत, तुम चुप रहना, अभी क्या नाम है अमृता, तुम चुप रहना, मैं बात करूंगा बच्चों से। हाँ भाई पार्थ, आप आंसर कीजिए। न्यूमरेटर मेरा इनफाइनाइट पे जा रहा है, डिनोमिनेटर मेरा 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है, ये पूरा आंसर मेरे पास किस डायरेक्शन में मूव होगा, मतलब इसकी अप्रोचिंग वैल्यू कहाँ पर। हाँ, इनफाइनाइट पे ट्रेंड करेगा, बिल्कुल सही बोला। क्यों? यस बिल्कुल सही है, इनफाइनाइट पे ट्रेंड करेगा, क्योंकि दोनों का फोर्स सेम है ना। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बंद कर दो इसको, इसको पूछो भाई तुम कहाँ जाओगे, ये बोलेगा मैं तो इनफाइनाइट पे जाऊंगा। फिर पूछो 0 से, भाई 1/0 0, अच्छा ये 0.0 नहीं है, प्लस एच या माइनस एच है। इससे मैंने पूछा कि आप कहाँ पर जाएंगे, तो ये कहेगा भाई मैं तो अच्छा पॉजिटिव इनफाइनाइट जाए या नेगेटिव इनफाइनाइट जाए, फिर वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 0 पे कहाँ से आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट हैंड साइड से आएगा तो प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ, मगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो न्यूमेरिक वैल्यू ये इनफाइनाइट पे ही जाएगा, ठीक है ना, दोनों के फोर्स सेम है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, न्यूमरेटर मेरा 0 पर चला जाए और डिनोमिनेटर मेरा इनफाइनाइट पे ट्रेंड कर जाए, तो ये वैल्यू कहाँ पर जाएगी, सिंपल है भाई 0 पे ट्रेंड करेगी, दोनों के फोर्स सेम है, ये भी 0 की तरफ पुश कर रहा है, ये भी 0 की तरफ पुश कर रहा है इधर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि ये 0 पे ट्रेंड कर जाए और ये मेरा 0 पे ट्रेंड कर जाए, अब मेरे पास ये दोनों का ये नहीं कह सकते आप ये अब इनडिटर्मिनेंट हो गया, ये इनडिटर्मिनेंट हो गया, इसके बारे में आप नहीं बता सकते आप। क्यों? अब आपको चेक करना पड़ेगा कि 0 पर जाने की स्पीड क्या है, और वो चेक करने का मतलब अब आपको यहाँ पर
हमारे कुछ मैनिपुलेशंस जो अलग अलग मेथड हम आगे पढ़ेंगे वो अप्लाई करने हैं आपको। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आईक्यू बेस्ड है, कुछ नहीं करना। इस तरीके का आईक्यू बेस्ड है, सिंपल आंसर है, लॉजिक से ही आंसर है, देखते ही आंसर पता पड़ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन में देखते ही पता पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन आएंगे यहां पर अब आपको लिमिट एवेल्युएट करनी पड़ेगी। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये सब तो देखते ही पता पड़ जाएंगे, इनमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है किसी में, है ना। और जाहिर सी बात है आईआईटी जेईई में क्वेश्चन यहाँ से तो कोई संभावना ही नहीं है आने की, आंसर यहीं से ही आएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन से ही आएंगे। हाँ, मगर ऐसा जरूर हो रहा होगा कि कई बार जो क्वेश्चन आपको दिया होगा उसका कुछ पार्ट, जैसा आपने एक गिवन फंक्शन को कई छोटे 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 क्वेश्चंस में ब्रेक कर दिया, जैसे कोई फंक्शन है उसको ए डॉट बी में कन्वर्ट कर दिया, नीचे आया आपके पास सी डॉट डी में, तो हो सकता है ए अपॉन सी, ऊपर से ए और नीचे से, जैसे आपके पास कोई फंक्शन आ गया ए, न्यूमरेटर इसमें कन्वर्ट हो गया, ये ए और बी फंक्शन है, ये सी और डी ये भी कोई फंक्शन है। तो ऐसा हो सकता है कि इधर से ए और इधर से सी मिल करके इनमें से कोई फॉर्म बना रहे हो कांस्टेंट वाली। तो आंसर यहाँ से इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है ना, इनमें से कोई कांस्टेंट टर्म आ जाती है डॉट या कोई, तो सीधा इसको हटा करके अलग कर देंगे फिर। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये भी आपके पास इनडिटर्मिनेंट टर्म है। क्यों इनडिटर्मिनेंट टर्म है? अब चेक करना पड़ेगा कौन कितनी तेजी से जा रहा है ना। बताया था ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था किसकी स्पीड कितनी है, उसी, अगर ऊपर ज्यादा तेजी से इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है, नीचे थोड़ा कम तेजी से अप्रोच कर रहा है, तो ये जो आंसर होगा आपका वो इनफाइनाइट पे चला जाएगा। नीचे आपका बहुत तेजी से जा रहा है, ऊपर कम तेजी से जा रहा है, तो ये 0 पे चला जाएगा। और ये दोनों आसपास में ही अप्रोच कर रहे हैं, जैसे आसपास की अगर अप्रोच करके जैसे बताऊं तो ये अंडर रूट एक्स प्लस 1 और अपॉन में ये रूट एक्स, ये हो गया, या फिर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ऊपर अगर मैं बोलता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसमें अगर मैं बोलता हूँ कि लिमिट मेरी इनफाइनाइट पे जा रही है, तो ये मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट, दोनों की स्पीड सेम है, बस ये एक का और डिफरेंस लेके चल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये मेरा 1 की तरफ जाएगा, और 1 की तरफ 1 माइनस से जाएगा प्लस से, भैया 1 प्लस से ही जाएगा। क्यों 1 प्लस से जाएगा, कि है तो न्यूमरेटर बड़ा, तो ये 1 प्लस से चला जाएगा, तकरीबन सेम है इन दोनों। इसी तरीके से अगर मैं x अपॉन एक्स प्लस 1 कर दूं, अब दोनों की जो टेंडिंग स्पीड है या फिर दोनों का फोर्स है वो इक्वल है, क्योंकि ये भी x की सिंगल पावर के साथ ही मूव हो रहा है, ये भी x की सिंगल पावर के साथ मूव हो रहा है। तो यहाँ पर जो अप्रोचिंग वैल्यू होगी वो भी 1 पे ही जाएगी, मगर 1 से छोटा हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। यही अगर मैं बात कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, अब यहाँ पर देखिए इसका फोर्स ज्यादा हो गया, अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट बोलता हूँ, तो यहाँ सोचना ही नहीं है कि ये वैल्यू तो इनफाइनाइट पे ही जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं ये बोल दूं आपके पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, अब आप, ये तो वही हो गया बेटा, ये इधर हटाए, इधर ये एक्स स्क्वायर कर दो। अब आप देखिए यहाँ पर किसका फोर्स ज्यादा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर का फोर्स ज्यादा हो गया, ये ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आपका जीरो, ये जीरो की तरफ पुश कर देगा पूरे आंसर को, ये जीरो की तरफ पुश कर देगा आपको, ठीक है ना। तो ये सारी अप्रोचेस अब जो है हमको लगानी पड़ेंगी आगे, ठीक है। इसी तरीके से हमने जितने भी सारे पढ़ी है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, मैंने आपको बताया था, ये फॉर्म मैं आगे भी क्लियर करूंगा, ये बिल्कुल वही बात हो गई। ये ज्यादा तेजी से अगर मूव, ये इसका फोर्स अगर ज्यादा है, इसका फोर्स अगर कम है, तो ये आपको आंसर को कहाँ पे ले जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट पे ले जाएगा। सिमिलरली इसका फोर्स बहुत ज्यादा है, इसका फोर्स कम है, तो ये आंसर को नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ लेके जाएगा। इन दोनों का फोर्स तकरीबन इक्वल है, तो ये पूरे आंसर को जीरो की तरफ पुश कर देगा। इसका फोर्स और इसका फोर्स एक दूसरे से किसी कांस्टेंट से सिर्फ ज्यादा है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, इसको मैं इनफाइनाइट कर दूं। अब देखिए, अब आप कहेंगे देखिए इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर स्क्वायर तो है मगर ये रूट बैठा है बाहर, तो ओवरऑल पावर 2 और ये 1/2 बाहर से, तो पावर तो 1 ही हो गई, पावर तो 1 ही हो गई। और ये क्या है, इसका और इसका फोर्स जो है वो इक्वल है, मगर इसके साथ सिर्फ ये कांस्टेंट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो अप्रोचिंग वैल्यू जाएगी वो 1 ही जाएगी। अब वो 1 कैसे जाएगी, क्या होता है वो सब आ जाएगा वो, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अप्रोचिंग वैल्यू इसकी इसकी बेटा 1 भी जा सकती है और इसकी अप्रोचिंग वैल्यू जो 0 भी जा सकती है, कुल मिलाकर के कहीं भी जाए जाएगी किसी कांस्टेंट पे ही, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट नहीं जाएगा, जाएगा किसी कांस्टेंट पे ही, है ना। और वो तो फिर अभी इसको सॉल्व करेंगे तो फिर अभी वो मैंने चीजें बताई नहीं है, तो आगे वो सब देखेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा बात करें अगर आपके पास में
देखो 0 raised to the power 0 ये पूरी तरीके से आपका क्या है, इनडिटर्मिनेंट है। इसको आप नहीं, अच्छा इनडिटर्मिनेंट क्यों है ये देख लेते हैं। ये क्यों इनडिटर्मिनेंट, मैंने आपको कहा था कि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से कि ये इनडिटर्मिनेंट क्यों है। तो देखिए ये 0 है, डॉट 0, मैं जब एरो नहीं लगा रहा हूं तो इसका मतलब है ये डॉट 0 है, और ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। प्लस एच से करे या माइनस एच से करे वो फर्क नहीं पड़ता। तो ये किधर मूव होगा एक आप बताइए। ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, कहीं से भी करे कोई मतलब नहीं है, और ये 0 हो गया। तब ये कहां पे अप्रोच करेगा बताइए पार्थ, आप बताइए। ये डॉट 0 है, डॉट 0, और ये पावर में कुछ भी है, या तो 0 प्लस हो सकता है, 0 माइनस हो सकता है। ये आंसर कहाँ कितना देगा आपका बताइए, बताइए। डॉट 0 बिल्कुल सही बोला देगा, बेटा, डॉट 0 देगा, डॉट 0। डॉट 0 आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर इसकी मैं बात करूं तो इसके पास, ये मेरे पास देखिए 0 नहीं है, 0 से छोटा, 0 प्लस या 0 माइनस कुछ भी है, और आप जानते हैं समथिंग, समथिंग कुछ भी हो, समथिंग 0 नहीं हो, बस समथिंग विच इज नॉट इक्वल टू 0 रेस्ट टू द पावर 0, ये हमेशा 1 होता है। ये तो मैथमेटिकल रूल ही होता है। तो ये आपका 1 की तरफ पुश कर देगा। अब यहाँ पे समस्या यही है, अब देखिए ये 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है और ये 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है। ये तो बोल रहा है कि मैं आंसर को 1 की तरफ लेके जाऊंगा, ये बोल रहा है कि मैं आंसर को 0 की तरफ लेके जाऊंगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शनल हो गया यहाँ पे। अब किसका फोर्स ज्यादा है, कौन ज्यादा तेजी से ट्रेंड कर रहा है, बेस ज्यादा ट्रेंड अच्छी तरीके से कर रहा है या पावर ज्यादा अच्छे से ट्रेंड कर रही है, उसके ऊपर इसका आंसर जो होगा वो मैच हो जाएगा, या तो 0 या फिर 1। और ऐसा ही नहीं, बीच में भी कुछ भी हो सकता है। इसका आंसर 0 या होगा या 1 होगा। अच्छा होगा 0 और 1 के बीच में, उसके बाहर नहीं जा सकता, मगर 0 और 1 के बीच में कोई फाइनाइट नंबर भी हो सकता है। हो सकता है 1/2 आंसर आ जाए, 1/3। अब ये सोचने में बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, मगर ऐसा होता है, क्वेश्चन आएंगे इससे, ठीक है ना। और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। इसलिए ये इसलिए इनडिटर्मिनेंट है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शनल क्रिएट हो गया यहाँ पे। ये आंसर को 1 की तरफ पुश कर रहा है, ये आंसर को 0 की तरफ पुश कर रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होता है, तो इसका इसलिए ये आंसर फंस जाता है इन दोनों के बीच में। कभी 0 की तरफ जाएगा या 1 की तरफ जाएगा, तो फिर वो हमको देखना पड़ेगा किसकी ट्रेंडिंग वैल्यू ज्यादा तेज है। तो अगर ये बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आंसर 1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर बेस अगर ज्यादा तेज है तो आंसर 0 की तरफ, और पावर ज्यादा इफेक्टिव है तो आंसर 1 की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। इनफाइनाइट रेस टू द पावर 0, यस ये भी हमारे पास, मैंने बोला था ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों है, देखिए जैसे अगर मैं आपके सामने बोलता हूं 0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जो है वो डॉट इनफाइनाइट नहीं हो सकता, इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड रेस टू द पावर 0, ये इनफाइनाइट की तरफ है ना। यस ये जो होगा देखिए समथिंग रेस टू द पावर 0, ये तो बोल देगा 1 की तरफ आंसर जाएगा, ठीक है ना। मगर इनफाइनाइट रेस टू द पावर और ये 0, और ये दोनों ये ट्रेंड कर जाए, तो ये मेरा आंसर जो होगा ये इनडिटर्मिनेंट वैल्यू है। ये इनडिटर्मिनेंट वैल्यू है क्यों, क्योंकि फंस गया आंसर। अगर आपके पास देखिए ये समथिंग रेस टू द पावर 0, ये तो आपके पास में आंसर लेकर 1 पर लेके जाएगा। अगर ये 0 नहीं है, 0 के आसपास कोई छोटा नंबर, तो फिर बेस के ऊपर है, ये फिर बेस के ऊपर है कि बेस कहाँ लेकर जाएगा, बेस ज्यादा तेजी से करता है तो ये इनफाइनाइट की तरफ ले जाएगा आंसर को। तो ये इनडिटर्मिनेंट है, 1 की तरफ जाए या इनफाइनाइट की तरफ जाए, ये इनडिटर्मिनेंट है ना। अच्छा 0 रेस टू द पावर 0 ये मेरे पास होता है अनडिफाइंड, ये होता है अनडिफाइंड। लास्ट मैं जब बताना था भूल गया उस समय में बताना, मगर ये 0 की तरफ ट्रेंडिंग और ये 0 की तरफ ट्रेंडिंग, ये होता है मेरा इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट मतलब क्या है कि भैया फोर्स चेक करेंगे किसकी तरफ आंसर मूव कर रहा है, इस डिटर्मिनेंट टर्म इनडिटर्मिनेंट टर्म को डिटर्मिनेंट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम आंसर निकालेंगे। ये तो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का मतलब कि इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब ही नहीं है इस चीज का कुछ, कि 0 की पावर 0 इसका कोई सेंस ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसका सेंस तो है, मगर इसका सेंस किस रेस्पेक्ट में वो डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करने के बाद हम बताएंगे। तो इनडिटर्मिनेंट को डिटरमाइंड किया जा सकता है लॉजिकल ऑपरेशंस लगा के, अनडिफाइंड का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। समझिए इस चीज को समझिए। इनडिटर्मिनेंट टर्म क्या होती है, इनडिटर्मिनेंट टर्म मतलब जिनको डिटरमाइंड किया जा सकता है, कंडीशन के ऊपर है, कौन ज्यादा इफेक्टिव, किसका फोर्स ज्यादा है वो उसकी तरफ आंसर मूव हो जाएगा। मगर अनडिफाइंड का मतलब ये जैसे डॉट 0 और ये डॉट 0 कुछ मतलब नहीं है इस चीज का, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए। अगला जैसे 1 की पावर इनफाइनाइट, ये भी मैं आपको, ये तो खैर मैं आपको बता ही चुका हूं इस फॉर्म के बारे में।
है ना, ये हमारे पास सेवंथ आखिरी फॉर्म यही आई थी हमारे पास, 1 की पावर इनफाइनाइट, ये हमारे पास इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। अब देखिए मैं बोलता हूँ ये 1 की तरफ ये जो है वो ट्रेंड कर रहा है, और ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डॉट नहीं होता, ट्रेंड कर रहा है, ये तो भाई पक्का इनडिटरमिनेंट फॉर्म ही है मेरे पास। मिनेंट, ये तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इसको तो अभी देखिए क्यों इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, मैं बोलता हूँ ये डॉट 1 है और ये इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर रहा है, आंसर क्या होगा भैया, 200% 1 ही होगा। मगर अगर मैं बात करूं इससे कि ये मेरे पास 1 की तरफ ट्रेंड कर रहा है और ये मेरे पास इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर रहा है, मतलब यही वाली बात, तो अब ये आपका आंसर 1 नहीं होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये इसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका ये बेस 1 से बड़ा हो गया, अगर आपका जो बेस है मतलब 1 ट्रेंड की तरफ ये जो ट्रेंड कर रहा है, ये 1 के राइट साइड से ट्रेंड कर जाए मतलब ग्रेटर देन 1, तो ये जो पूरा आंसर है वो आपका इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड हो जाएगा। यही आंसर आपका जो है 1 की तरफ नीचे से ट्रेंड कर जाए मतलब राइट साइड से, मतलब लेसर देन 1, तो ये पूरा आंसर आपका 0 की तरफ ट्रेंड हो जाएगा। तो ये यहां पर जाकर के फंस जाता है, 0 पर जाए या 1 पर जाए, और इसके बीच में भी आ सकता है कहीं, सॉरी 0 पर जाए या इनफाइनाइट पर जाए, इसके बीच में भी आ सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। वो इनके फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कितनी ज्यादा तेजी से ये अपने अपने ये जो है कितनी ज्यादा तेजी से ये इनफाइनाइट या 1 पर ट्रेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ये इनडिटरमिनेंट टर्म है, समझ में आया ना, इसलिए इनडिटरमिनेंट टर्म है ये आपके पास में। चलिए, हाँ भाई क्लियर है, भक्ति भक्ति क्लियर है, रिप्लाई कीजिए। चलिए अगला, रीजन ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मतलब लिमिट आपकी कब कब जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसका एक व्यू तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक ही तरीका है रीजन कब, जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल भी हो जाए बट नॉट इक्वल टू फाइनाइट नंबर, तब नहीं करेगी। एक कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन क्या है, एल एच एल जो है वो आर एच एल के इक्वल ही नहीं है बट फाइनाइट नंबर दोनों है, तब भी नहीं करेगी। तीसरी कंडीशन, एल एच एल इक्वल भी नहीं है आर एच एल के और ये फाइनाइट नंबर भी नहीं है, तब भी नहीं करेगी। ठीक है ना, और ये तीनों केसेस जो हैं वो हम देख चुके हैं किस किस तरीके से ये तीनों केसेस होते हैं, इसके बकायदा ग्राफ बना करके हम तीनों हमने सबने देखा हुआ है। ठीक है ना, पहला केस क्या है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल ना हो, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये इधर से ये ए है आपका, ये इधर ऐसे आ रहा है और ये इधर ऊपर ये कुछ ऐसे आ रहा है, तो देखिए एल एच एल इक्वल टू आर एच एल नहीं है मगर फाइनाइट नंबर है। अच्छा, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल बट नॉट अ फाइनाइट नंबर, आई एम सॉरी, इसका मैंने गलत ग्राफ बना दिया। इसका ग्राफ वही 1/x² वाला, ये वाला ग्राफ, ये देखिए, ये एल एच एल और आर एच एल सेम इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहे हैं बट फाइनाइट नहीं है। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 1/x² का, ये देखा हुआ है। एल एच एल आर एच एल इक्वल ही नहीं है, और इक्वल नहीं है तो इसके कॉरस्पॉन्ड में कौन सा ग्राफ आ सकता है आपका, ये वाला ग्राफ आ सकता है कि इधर आ जाए, इधर ये ऐसे होलो ले ले, ये x इक्वल टू ए पर, तो देखिए x इक्वल टू ये, एल एच एल इस पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है, आर एच एल इस पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है, दोनों फाइनाइट है, y एक्सिस पर दिख रहे हैं पॉइंट मगर इक्वल नहीं है। और तीसरा जो केस है उसमें तो फिर इक्वल भी नहीं है और फाइनाइट भी नहीं है, तो y इज इक्वल टू 1/x का केस, ये वाला, और ये इधर वाला, ना तो इक्वल ही है ना फाइनाइट ही है। इसके अलावा एक चौथा केस और होता है, इसके अलावा एक चौथा केस होता है, फोर्थ वैल्यू, और ये मैंने पहले नहीं बताया, ऑफ फंक्शन फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट